तो स्वागत है आप लोग का वर्क पावर एनर्जी के इस 5वें लेक्चर में। और आज हम लोग नीट में पिछले कुछ सालों में जितने क्वेश्चंस आए हैं तो वो हम लोग करेंगे। और ये नीट का आर्काइव, आज मेरे पास जो बुक है ये चैप्टर वाइज एमटीजी का है, इसका पीडीएफ आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा, तो आप लोग उसको बना लेंगे, इसके डाउट पूछ लेंगे। आज हम लोग कुछ सवाल से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल जो इसमें पूछा गया, अच्छा देखिए, वर्क पावर एनर्जी में ना एक्चुअली आप अगर अपना एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें डॉट प्रोडक्ट इसी में इंक्लूडेड है। एनसीईआरटी में वर्क पावर एनर्जी के ही टॉपिक में क्या इंक्लूडेड है? डॉट प्रोडक्ट। इसलिए जब मैंने पहला लेक्चर आपको पढ़ाया था वर्क, तो आप याद करो वर्क का फॉर्मूला लिखा था एफ डॉट एस, सॉरी वर्क स्केलर क्वांटिटी है, तो वर्क का फॉर्मूला लिखा था क्या? एफ डॉट एस। और यहां पे आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया था मैंने कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो क्या लिखेंगे? एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। कैसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट? मान लीजिए फोर्स वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ है i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। तो वर्क कैसे निकालेंगे? फोर्स डॉट एस करके, एफ डॉट एस। और डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? i वाला को i के साथ, j वाला को j के साथ, k वाला को k के साथ। तो करिए, यहाँ पे i के सामने 3 है, यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 3, 3 1 जा 3। और i कैप j कैप कुछ नहीं लिखेंगे, बस हो गया। j के सामने यहाँ कितना है? 4, यहाँ -1, मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, ये -5 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा? -10, ये हो जाएगा -11 जूल। एक दो पॉइंट और यहाँ याद रखना है, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, ये बात भी मैंने आपको बताया था कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री हो जाए तो वर्क क्या होता है? जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि थीटा अगर 90 हो तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है? जीरो। तो अगर थीटा 90 हो तो ऐसे दो वेक्टर को हम लोग परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर वेक्टर्स, या इसी का दूसरा नाम है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। बताया ना ये सब। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी जीरो होता है। इसलिए कई बार आर्काइव जब आप बनाते हैं तो चैप्टर वाइज में वर्क पावर एनर्जी के अंदर भी ये सारी बातों का यूज पड़ जाता है, ठीक। चलिए हम लोग एक सवाल से शुरू करते हैं। लिखिए पहला सवाल। ये सवाल मेरे पास है, ये नीट 2005 में आया हुआ है, नीट 2005 का सवाल है। सवाल ये है कि इफ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा k कैप, देन फाइंड value of alpha, then find value of alpha, ठीक है। तो आप देखिए, ये जो दो वेक्टर है, ये वाला पहला वेक्टर है और ये दो दूसरा वेक्टर है, और ये दो क्या है? और अभी हम लोग देखें कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। तो करिए डॉट प्रोडक्ट, i वाला को i के साथ, तो यहाँ i के सामने कितना है? 2, और यहाँ i के सामने कितना है? -4, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -8। j वाला को j के साथ, तो ये 3 और 4 मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा? 12, और k वाला को k के साथ, तो 8 अल्फा। डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया? 0। -8 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 4, उस 4 को उधर भेज दीजिए, 8 अल्फा इज इक्वल्स टू -4, तो अल्फा इज इक्वल्स टू -4/8 मतलब -1/। आंसर इजी। इसको लिखिए, फिर मैं एक सवाल और दे रहा हूं, इसको कीजिएगा। ये क्वेश्चन नीट 2016 का है। The position vector of a particle
ऑफ अ पार्टिकल is given by r vector is equals to cos omega t x cap plus sin omega t y cap, where omega is constant, then और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताने कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन दिया है वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू r, देखिए परपेंडिकुलर को हम शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू r एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन, बोला है। बी ऑप्शन इसमें कहा है कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू r एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू r है और एक्सेलरेशन अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। सी ऑप्शन में कहा है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू r, velocity and acceleration both perpendicular to r, और डी ऑप्शन कहा है velocity and acceleration both parallel to r, ये 4 ऑप्शन है। जरा इनको देखिए पहले, फिर हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ये आर वेक्टर का फॉर्मूला दिया हुआ है। सबसे पहला बात तो ये एक्स कैप और वाई कैप क्या होता है, कभी कोई बुक ना आई कैप को एक्स कैप लिख देता है और जे कैप को वाई कैप, और जेड कैप मतलब जेड कैप का मतलब के कैप। अगर ऐसा लिख दे तो बहुत डरना नहीं है, आई कैप का ही वो लिखने का तरीका है। अब देखिए पहले हम लोग क्या लिख दें, आर वेक्टर क्या दिया हुआ हम लोग को, कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। अब ये आर वेक्टर है। वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, डी आर बाय डी टी। वेलोसिटी क्या होता है, डी आर बाय डी टी। देखिए इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन बहुत आसान होता है। आई कैप वाला को अलग से कीजिए, जे कैप वाला को अलग से कीजिए। और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो लिखेंगे माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप। लेकिन एक चीज और यहां लगाना पड़ेगा, सुनिएगा ध्यान से, यहां मैं सिखा रहा हूं, इसको चेन रूल कहते हैं। अगर हम पूछे डी बाई डी थीटा मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, तो आप कहेंगे कितना होगा, कॉस थीटा। लेकिन अगर हम पूछे डी बाई डी थीटा ऑफ साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन साइन टू थीटा है, तो आप कहेंगे कि सर इसको कॉस टू थीटा लिखिए, और क्योंकि थीटा के सामने 2 है इसलिए इसमें 2 भी मल्टीप्लाई करना है। समझ गए डिफरेंशिएशन में ये रूल। सिमिलरली अगर हम पूछे d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, तो क्या कहेंगे बताइए, साइन का डिफरेंशिएशन बोलो कॉस ओमेगा टी, और टी के सामने क्या लगा हुआ है, इसलिए सामने क्या लगा दो, साइन के लिए हो गया। d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, ये होता है माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। सिमिलरली अगर d बाई डी थीटा ऑफ कॉस के थीटा पूछे तो क्या कहिएगा, माइनस के साइन के थीटा। बोलो कॉस का हो गया साइन और के था इसलिए के लगाना पड़ा। अगर हम पूछे d बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, तो माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये कॉस के लिए डिफरेंशिएशन है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक होगा ना तो ऐसा ही रूल चलेगा, समझ गए। जो थीटा के सामने है उसको सामने लिख दीजिए। तो बताइए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, प्लस आगे चलिए साइन ओमेगा टी का क्या लिखिएगा, कॉस ओमेगा टी, और एक सामने क्या लगा दीजिए ओमेगा इंटू
ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। और अगर आपसे एक्सेलरेशन वेक्टर पूछे तो एक्सेलरेशन होता है dv/dt, मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशियल क्या देता है, एक्सेलरेशन। देखिए इसका डिफरेंशियल फिर से कीजिए, तो माइनस तो एच रह गया, ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा तो कांस्टेंट है एच, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, अभी देखो साइन ओमेगा टी का क्या लिखे, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक ओमेगा ऑलरेडी है तो उससे क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी आई कैप, फिर यहां प्लस ओमेगा तो ऑलरेडी है, कॉस ओमेगा टी का माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो माइनस इसलिए यहां माइनस लिख दो, ओमेगा एक और आगे इसलिए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जी कैप। तो अगर पूछता कि ये पोजीशन वेक्टर है बताइए इसका वेलोसिटी वेक्टर कितना, तो ये कहते हैं। पूछता कि बताइए इसका एक्सेलरेशन वेक्टर कितना, तो ये कहते हैं। बोलो अब आपसे क्या क्या पूछा है, पहला ऑप्शन पूछा है कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, वेलोसिटी जो है वो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो हम उनको कैसे पता चलेगा, तो अगर वेलोसिटी और आर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। पहले तो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, v डॉट r निकालते हैं और चेक करते हैं कि कितना आता है। कैसे करेंगे डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों करना है तो i वाला को i के साथ, j वाला को, तो करिए i वाला को i के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ क्या लिखा हुआ है, cos ओमेगा t, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। आई वाला को एक साथ कर दिए, इसका भी टर्म लिख दिए, इसका भी टर्म लिख दिए मल्टीप्लाई, जे वाला को जे के साथ, तो प्लस प्लस तो यहाँ प्लस हो गया, साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। डोंट यू थिंक जो टर्म ये लिखा हुआ है वही टर्म ये भी लिखा हुआ है, खाली माइनस साइन में है, साइन कॉस डब्ल्यू, साइन कॉस डब्ल्यू कट गया ना जी, कितना आ गया। इसका मतलब है कि वेलोसिटी और आर, v एंड r are perpendicular to each other। अब देखिए एक्सेलरेशन के सामने क्या लिखा हुआ है, माइनस आई, और माइनस आई और माइनस जे ये श्योर करता है कि ओरिजिन के तरफ है, माइनस आई का मतलब ओरिजिन के तरफ, और प्लस आई का मतलब ओरिजिन से दूर। समझिए इस बात को, इस बात को हम समझाने के लिए एक सर्कल का हेल्प ले रहे हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए भी नहीं बनता बच्चों से क्योंकि सर्कुलर मोशन हम लोग डिस्कस करते हैं, सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है उसका यही फॉर्मूला होता है। मान लीजिए कोई पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, किसी इंस्टेंट पे वो पार्टिकल यहाँ, तो इसका पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर कितना लिखोगे, ये वेक्टर कैसे लिखेंगे, ये ऐसे मिलाइए, बोलो ये ऐसे मिलाइए, ये एंगल होता है थीटा, ये एंगल कितना होता है, ये लेंथ r है, तो r का इधर वाला कंपोनेंट ये कितना हो जाएगा, r cos थीटा i कैप, बोलो, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, r sin थीटा j कैप, यही ना होगा जी, यही ना पोजीशन वेक्टर होगा। इसका अगर पोजीशन वेक्टर पूछेंगे तो क्या लिखोगे, r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप। यहाँ खाली थीटा की जगह ओमेगा t लिख दिया है और r गायब कर दिया, मतलब r का वैल्यू 1 ले लिया, ठीक। तो ये हुआ पोजीशन वेक्टर। वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी यहाँ टेंजेंशियल होता है, वेलोसिटी क्या होता है, तो देखिए वेलोसिटी और r के बीच का एंगल कितना होता है, 90। और अगर एक्सेलरेशन देखो तो अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो खाली, तो क्या लिखा हुआ है, cos ओमेगा t i कैप प्लस sin ओमेगा t j कैप, यही तो लिखा हुआ है r ही वेक्टर। अगर आप इसमें माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, cos ओमेगा t i कैप प्लस sin ओमेगा t, ये तो r ही वेक्टर में लिखा हुआ है जी। मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर जो होता है वो r वेक्टर के ही अपोजिट में होता है, माइनस साइन क्या बता रहा है, अपोजिट में होता है। तो r वेक्टर ऐसे है, एक्सेलरेशन वेक्टर ऐसे होगा। तो टुवर्ड्स ओरिजिन है कि नहीं एक्सेलरेशन, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी बस ऐसे आप देखिए कि ये माइनस साइन हम लोग को क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन किधर है, टुवर्ड्स ओरिजिन। तो पहला ऑप्शन सही हो गया, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू r एंड एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन। अब देखिए दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि इसमें लिखा था एक्सेलरेशन अवे फ्रॉम ओरिजिन। अवे फ्रॉम ओरिजिन कब कहते हैं एक्सेलरेशन, जब दोनों प्लस होता है। तीसरा ऑप्शन का है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों r के परपेंडिकुलर है, नहीं, एक्सेलरेशन r के कहां परपेंडिकुलर है, एक्सेलरेशन जो है r के ऑपोजिट है, परपेंडिकुलर है एक्सेलरेशन, बोलो
लेकिन अगर ऑप्शन में लिखता कि एक्सलेशन जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, सही होता ना, एक्सलेशन जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन अगर ऐसा लिखता कि एक्सलेशन एंड आर बोथ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, अब सही होता, एक्सलेशन भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और आर भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तब दोनों ऑप्शन सही होते। तो सी गलत है इसलिए, और डी क्यों गलत है, क्योंकि ये बोला है कि वेलोसिटी जो है पैरेलल है आर के, तो सरासर झूठ बात है, वेलोसिटी तो इधर है, आर वेक्टर इधर। समझ गए पक्का? ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा सवाल है, और ये क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी का कम है, वेक्टर और सर्कुलर मोशन का ज्यादा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने अभी कहा था ना कि डॉट प्रोडक्ट का चीज कहां इंक्लूडेड है, एनसीईआरटी में वर्क पावर एनर्जी में, इसलिए बुक्स में इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसको लिखिए, फिर हम लोग अगला सवाल करेंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग बनाते हैं, और ये सवाल वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल ऐसा ही सवाल आपके पैकेज के सीपीपी पर भी है, जो कि हम लोग L4 में किए थे। लिखिए, कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर, कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर। अच्छा, 7 नंबर इस सीट का है, आज के लिए आप थर्ड लिख सकते हैं, आज का थर्ड है, और ये आया था नीट 2017 में। कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर having mass 1 gram, having mass 1 gram, falling from a height, falling from a height of 1 kilometer, full stop. It hits the ground, it hits the ground with speed 50 meter per second. Find work done by gravity and work done by resistive force. ठीक है, बाकी ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम ऑप्शंस नहीं लिख रहे। तो मेरे साथ सवाल को समझिए। कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम, तो मास हम लोग लिख लेते हैं कितना, 10 to the power -3 kg। 1 ग्राम का मतलब 10 to the power -3 kg, फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। तो एक मान लीजिए आप टावर है, और टावर से एक कोई पार्टिकल गिर गया है, या रेन ड्रॉप गिर रहा है, ड्रॉप हुआ है, ध्यान रखना है क्या हुआ, ये ड्रॉप हुआ है। क्वेश्चन में साथ लिखा है, यहाँ देखिए, रेन, कंसीडर ड्रॉप ऑफ रेन, ड्रॉप मतलब वहां से गिरा, शुरू हुआ है, यहां पहुंचा, यहां पहुंच के इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 50 मीटर पर सेकेंड। अब सोच के देखिए कि ये वेलोसिटी क्यों ही दिया, ये वेलोसिटी हम लोग को पता है भाई, ये हाइट है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर का टावर है, ये हाइट कितना है 1000 मीटर। तो अगर ये वेलोसिटी नहीं दिया होता, तो फ्रॉम काइनेमेटिक्स हम लोग एक बात जानते हैं कि अगर किसी टावर से किसी पार्टिकल को गिराया जाए, काइनेमेटिक्स में भी और लॉ ऑफ मोशन में भी डिस्कस कहते हैं, फ्री फॉल में अगर किसी पार्टिकल को टावर से गिराया जाए, तो जमीन को वो कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है, v = √2gh, है ना, 2g का वैल्यू 10 और हाइट कितना 1000। गौर से देखिए, ये पूरा हो गया 10,000, पूरा कितना हो गया 10,000 का रूट कितना होगा 100 √2 बचा रहेगा, और √2 कितना होता है 1.414, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.414 मतलब 141.4 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था, और है कितना, वाई दिस कोलैरिटी, ऐसा इसलिए है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा, और एयर रेजिस्टेंस हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। तो किधर लग रहा होगा एयर रेजिस्टेंस, ये पार्टिकल किधर मोशन कर रहा है, नीचे, तो एयर रेजिस्टेंस किधर लग रहा होगा। तो आपसे पूछा है कि बताइए वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा,
वर्क डन बाय ग्रेविटी तो हम लोग जानते हैं निकालना सीधा सीधा। ग्रेविटी कितना लग रहा है mg और डिस्प्लेसमेंट कितना है h, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये ग्रेविटी के डायरेक्शन में है कि अपोजिट है? तो ये किधर आ रहा है, नीचे के ऊपर? नीचे। तो और ग्रेविटी किधर लगता है? नीचे। तो अपोजिट है डायरेक्शन कि सेम है? ये भाई इस पार्टिकल पर किसी इंस्टेंट पे mg किधर लग रहा होगा? नीचे। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? तो अपोजिट है ये, बोलना सेम है। तो वर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव, सेम होगा। वर्क क्या होगा? ग्रेविटी की वजह से पॉजिटिव होगा। और कितना होगा? mgh, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो नहीं निकाल लेंगे एक लाइन में। मास कितना? 10⁻³ g कितना? 10, और हाइट कितना? 10⁻³ मीटर। बोलो 1 किलोमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। तो ये इकट्ठा कितना बचा? 10 जूल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? 10 जूल। अब आपसे पूछा है कि बताइए जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा होगा उसके वजह से कितना वर्क डन होगा। अब ये कैसे निकालेंगे? तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम का। वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, ये हम लोग पहले पता किए। कैसे पता किए? कि देखिए हम लोग कैलकुलेट किए, अपने जो फॉर्मूला पढ़े थे उससे ये वेलोसिटी होना चाहिए, लेकिन वेलोसिटी कम है तो कौन कम कर दिया होगा? वही जो एयर रेजिस्टेंस है, उसके वजह से वर्क पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्स हैं सबके वजह से क्या लिखिए? वर्क डन लिखिए। और वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे कौन कौन से दो फोर्स लग रहे हैं? तो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है प्लस एयर रेजिस्टेंस का फोर्स लग रहा है, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ये रहा फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी। यहाँ पे होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना लिखोगे? हाफ इनटू मास कितना? 10⁻³ इनटू v स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना? 2500। ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बोलो माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0। क्यों 0 है? क्योंकि वेलोसिटी 0 है। ठीक, अब इस वैल्यू को देखिए कितना आएगा। तो 10⁻³ है, इसका मतलब 1000, 1/1000। बोलो तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे? 1/1000 का मतलब ये हो जाएगा 2.5, और 2 से काटेंगे तो 1.25, मतलब ये वैल्यू लिखा हुआ है 1.25। और हम लोग से वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस पूछा है, एआर हम लिख देते हैं उसको। और वर्क डन बाय ग्रेविटी तो पता है ना 10 जूल, उसको उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? -10। ये कितना हो जाएगा? -8.75। समझ गए? इजी पीजी। सही से आपको चीजों को समझना है। बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं नीट में, नीट वाले बच्चों के लिए बहुत आसान है। लिखिए देखिए, एक बात हम हमेशा कहते हैं कि नीट में आर्काइव का बहुत महत्व है। हालांकि आर्काइव का हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्व होता है। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी शुरू करें या उस एग्जाम के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? आर्काइव। भाई उसमें एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका दुश्मन कैसा है। दुश्मन मतलब जो लड़ाई युद्ध पे जा रहे हैं एग्जाम देने, उसके लिए कैसा तैयारी करें। अब मान लो तुम्हारे घर के बगल में कोई थोड़ा क्रैक आदमी रहता है, वो एक दिन तुमको गाली दे दिया, तब तुम क्या करोगे? जाके तोप खरीदोगे उसके लिए, तोप से बुलाओगे उसको? बोलो नहीं ना। फिर मान लो पाकिस्तान का आदमी आके कब्जा कर ले इंडिया पे, तो तोप से उड़ा देंगे। मतलब जैसा सामने वाला एनिमी हो उसी हिसाब तैयारी करेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं तैयारी कर रहे हैं नीट का, है ना, और सुनेंगे कि अरे बुक होता है फिजिक्स में इरोडोव क्रोटोव, करवाते हैं हम लोग एडवांस बैचेस में, हम सर यही वाला बुक बनाएंगे। अरे भाई तो फिर इंजीनियरिंग का तैयारी कर लो, तुमको मेडिकल का तैयारी करने कौन कहा है? समझ रहे हैं आप चीजों को? मतलब जैसा दुश्मन हो उसी हिसाब से हथियार भी खरीदना है। गाली देने वाले दुश्मन हो, 2-4 थप्पड़ से काम चल जाएगा हमारा। काहे उतना हम तोप खरीदने जाएंगे, उतना इन्वेस्टमेंट करेंगे? अच्छा, तोप तो ऐसा आसान मिलना भी तो नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा ना। आप समझ पा रहे क्या कहना चाह रहे हैं? इस बात को हम फिर समझाते हैं आपको। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन किया था, वो आर वाले वेक्टर वाला, आई कैप जे कैप वेलोसिटी परपेंडिकुलर है,
वो सवाल आया था 2016 में। अब देखिए 2015 में नीट में कैसा सवाल आया था। नीट 2015 का पहले आप सवाल देखिए एक बार, और फिर मैं आपको नीट 1995 का एक सवाल कराऊंगा। इन तीनों क्वेश्चन में आपको देख के लगेगा कि सर ऐसा तो सब एक ही जैसा तीनों सवाल है। पहले हम लोग करते हैं, ये इस बुक में 2 नंबर पे है। तो क्वेश्चन है कि वेक्टर ए है, क्वेश्चन है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ये ए वेक्टर दिया हुआ है एंड बी वेक्टर दिया हुआ है कॉस ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा 2 बाय टी जे कैप, और कह रहा है फाइंड टी फॉर विच द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। वेक्टर्स क्या है? ऑर्थोगोनल का मतलब ये आपको लोग को सिखाया क्या हो, मतलब परपेंडिकुलर। अभी रुकिए, अभी इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, मैं समय दूंगा। एक सवाल और देखिए आप, ये आया था नीट 1995 में। आपको लग रहा है सर ये तो बहुत दिन पुराना क्वेश्चन है, ताही जुग का क्वेश्चन, आज से हम लोग 2021 में जी रहे हैं, 26 साल पुराना सवाल है, इसको करा के क्या फायदा। तो उस साल सवाल आया था कि देखिए एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है a cos ओमेगा टी आई कैप प्लस a sin ओमेगा टी जे कैप, और फिर पूछा है the velocity of particle is, the velocity of particle is, और 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन, डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन। बी ऑप्शन डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। सी ऑप्शन दिया हुआ है पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर, और डी ऑप्शन दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। अब बताओ अगर यही सवाल इस बार आ जाए तो क्या आपको ये सवाल करने का जरूरत पड़ेगा? अभी तो ये बताए कि ये जो आर वेक्टर था और जो भी वेलोसिटी निकाले थे, वो वेलोसिटी आर वेक्टर के क्या था? परपेंडिकुलर था। आर वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी क्या था? तो कौन सा ऑप्शन सही? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का समय आपको चाहिए क्या? नहीं चाहिए। मान लो अगर चेक करने का मन करे कि भाई कर लेते हैं, तो 1 मिनट के अंदर सॉल्व भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और देखो ये नीट 1995 में आया था, 2015 में भी देखिए ऐसा ही cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी, देखिए cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी, और फिर क्या पूछा है? ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, खाली थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। और अभी जो 2016 में किए उसमें तो यही वाला सवाल उठा के दे दिया था, खाली a के जगह क्या लिखा था 1, और i कैप के जगह क्या लिख दिया था x कैप, और j कैप के जगह और एक्सलेशन के बारे में भी पूछ लिया था। आप समझ पा रहे हैं कि अपना दुश्मन के बारे में पहले से अंदाजा रहे तो कितना मजा आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आने वाला, ये भी पता है आपको, और एक ही जैसा क्वेश्चन रिपीट भी होता है। और ये सिर्फ एक चैप्टर की बात नहीं है, हर चैप्टर में ऐसा होता है। तो फिजिक्स में इस बात का एकदम बहुत ध्यान रखें कि जितना हम लोग पढ़ाएं, पहला प्रायोरिटी मेरा भी होता है और आप लोग का भी होना चाहिए कि कम से कम पहला काम क्या करें हम लोग, जितने क्वेश्चन आर्काइव में हैं उस चैप्टर से वो सॉल्व कर लें। उसके बाद पढ़िए ना, नॉलेज के लिए तो बहुत बुक है, लेकिन पहला आप जिस युद्ध की तैयारी के लिए आए हैं उस युद्ध का तैयारी पहले हो जाए। असला बारूद लख लो, उसका तोप भी तुम्हारे घर में हो, क्या दिक्कत है? उड़ा देना जब जरूरत पड़ेगा तो। समझ रहे मेरी बात? करिए इस दो सवाल को सॉल्व करिए। तो खरीद के दिखाई दिए, हम ये वाला करके दिखाई जल्दी से। चलिए ये वाला सवाल देख लें जल्दी से, इसमें एक पॉइंट मुझे और डिस्कस करना था इसलिए मैं ये करवा रहा हूं। ये दोनों परपेंडिकुलर है मतलब ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो इसका मतलब a डॉट b क्या होगा? 0। जरा करिए डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i वाला को i के साथ, j वाला को करिए, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट कीजिए। तो क्या लिखेंगे? cos ओमेगा t इंटू cos ओमेगा t बाय 2 प्लस sin ओमेगा t इंटू sin ओमेगा t बाय 2 इज इक्वल्स टू 0।
अभी देखिए लिखा हुआ है कॉस ए की जगह है ओमेगा टी, मैं लिख देता हूं यहां कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल्स टू 0। अब आपके लिए यही वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी। क्या होता है? cos a माइनस बी। तो इससे रिलेटेड में यहां 4 फॉर्मूले लिख रहा हूं, आपको याद रखना है। पहला फॉर्मूला साइन a प्लस बी का, साइन a प्लस बी का ये होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। दूसरा फॉर्मूला साइन a माइनस बी का, तो इसी में लिख देते हैं a माइनस बी में खाली यहां माइनस लग जाएगा, ठीक है। cos a प्लस b का ये होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ध्यान रखना, अगर यहां प्लस है तो यहां, और अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस। देखिए हम उल्टा लिखेंगे, प्लस माइनस यहां लिखे माइनस प्लस, इसका मतलब उल्टा होता है, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब इस बात का जल्दी से यूज कीजिए, आंसर आ जाएगा cos a माइनस b होता है। a की जगह क्या लिखा हुआ ओमेगा टी और b की जगह ओमेगा टी बाई 2। तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 कितना हो जाएगा? ओमेगा टी बाई 2 ही हो जाएगा। तो cos a माइनस b और इसका वैल्यू कितना है? 0। अब देखिए cos कितना का वैल्यू 0 होता है? 90 का, बोलो। मतलब ये कितना होगा? 90 डिग्री। ओमेगा टी बाई 2 कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री को कितना लिखते हैं रेडियन में? पाई बाई 2। तो 2 2 कट गया, t कितना हो गया? पाई बाय ओमेगा। आंसर इजी है ना? इसको देखिए, फिर अगला सवाल करेंगे। देखिए अभी हम लोग एक सवाल किया था ना एयर रेजिस्टेंस का वर्क निकालने के जैसा, बिल्कुल ऐसा ही सवाल 1989 में 1989 में आया था, ठीक है। तो देखो वो सवाल करो तुम लोग। तो ये क्वेश्चन आया था नीट 1989 में, जब सचिन तेंदुलकर खेलना शुरू किए थे, ठीक है। अब तो रिटायर भी हो गए। लिखिए a bullet of mass 10 gram, a bullet of mass 10 gram leaves a rifle at an initial velocity of 1000 meter per second, 1000 meter per second, and strikes the earth at the same level, with 500 meter per second. Find work done by air resistance. Sorry, find work done to overcome air resistance. सुनिएगा ध्यान से, अगर कभी कहते ना फाइंड वर्क डन टू ओवरकम एयर रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या कि एयर रेजिस्टेंस जितना भी वर्क कर रहा होगा उसको ओवरकम करना है, मतलब उसके उल्टा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अगर आपसे कहे कि फाइंड वर्क डन टू ओवरकम एयर रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या निकालना है कि जो भी वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस होगा ना उसका माइनस साइन उतना लेगा ओवरकम करने के लिए। अरे भैया तुम मान लो 100 रुपया कर्ज में हो, तो कितना पैसा देके तुम कर्ज को ओवरकम कर लो? 100 रुपया। पहले माइनस 100 रुपया, तुम्हारे पास कितना रुपया दे दें? 100 रुपया दे दें प्लस, तो ओवरकम कर लोगे, मतलब उल्टा अपोजिट में खाली। तो फाइंड वर्क डन टू ओवरकम एयर रेजिस्टेंस का मतलब एयर रेजिस्टेंस का वर्क निकालिएगा, उसमें क्या लगा दीजिएगा? खाली माइनस। और 4 ऑप्शन में दे रहा हूं, तो ये सब लोग ट्राई कीजिए। 375 जूल, 3750 जूल, 5000 जूल और डी 500 जूल। ट्राई कीजिए सब लोग। इसका तो मैं एक सवाल और लिख रहा हूं, ये नीट 2016 में आया था। पहले आप लोग ये सवाल कीजिए, तब तक हम यहां सवाल लिखते हैं। पार्टी
पार्टिकल मूव्स फ्रॉम -2i cap plus 5j cap to 4j cap plus 3k cap when a force 4i cap plus 3j cap is applied. How much work has been done by the force? How much work has been done by this force? और ऑप्शन में लिख देते हैं इसका। ऑप्शन है इसका 8 जूल, बी है 11 जूल, 5 जूल एंड 2 जूल। बना पहला सवाल, एक ही मिनट का समय है, उसी में बनाना है सवाल। चलिए, ये वाला सवाल तो बहुत आसान था। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, मास 10 ग्राम है, इसका मतलब 10 गुना 10 का पावर -3 kg, मतलब 10 का पावर -2 kg इसका मास हो गया। लीव्स अ राइफल एट एन इनिशियल स्पीड 100 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल स्पीड कितना हो गया 100 मीटर पर सेकंड, एंड इट स्ट्राइक्स द अर्थ एट द सेम लेवल। इस लाइन का मीनिंग है सेम लेवल का मतलब उसी सीध में वो चला है, विथ 500 मीटर पर सेकंड। मतलब मान लीजिए ये अर्थ है ऐसे, और यहां से एक राइफल से एक पार्टिकल निकला, राइफल थोड़ा ऊपर होता है, जमीन पे नहीं चला है, ऐसा समझना आपको। ये निकला कितने स्पीड से 100 मीटर पर सेकंड, सॉरी 1000 मीटर पर सेकंड से। तो जब ये निकल रहा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलो। और वर्क पर एनर्जी क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, पहले आप इनिशियल सारा कुछ लिखिए, फिर फाइनल लिखिए, फिर सॉल्व कर दीजिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ इनटू इसका मास कितना 10⁻², मतलब 1/100 लिख दे, इनटू v², 1000 गुना 1000 मतलब 10⁻6। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा 10⁻4, मतलब 10 पे 1 पर 4 जीरो मतलब 10,000 हुआ, 1 पे 4 जीरो मतलब 10,000, 2 से काटेंगे तो 5000 जूल। ये इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया। जब ये यहां पहुंचा सेम ही लेवल पे है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना लिखेंगे, हाफ mv² फिर से, हाफ इंटू मास 1/100 इंटू v², 500 का स्क्वायर 25 पे 4 जीरो ना जी, 2 जीरो है तो 4 जीरो, तो 2 जीरो से ये भी 2 जीरो कट गया, 2500/2 1250 जूल। अब यहाँ कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक तो mg लग रहा होगा, लेकिन mg किधर लग रहा होगा, नीचे ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो क्या mg की वजह से कोई वर्क होगा, नॉर्मल तो लग ही नहीं रहा होगा, एक एयर रेजिस्टेंस की वजह से वर्क होगा। हम लोग जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन, और ऑल फोर्सेस में यहाँ एक ही फोर्स वर्क कर रहा है, कौन, एयर रेजिस्टेंस, तो वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल माइनस, तो 1250 माइनस 5000 तो -3750 जूल। लेकिन ओवरकम करने के लिए पूछा तो उसका पॉजिटिव, मतलब ये वाला ऑप्शन। ठीक, अगला सवाल ये वाला देखिए, एक पार्टिकल है वो कहां से मूव कर रहा है, फ्रॉम मतलब ये इनिशियल पोजीशन है -2i कैप प्लस 5j कैप से कहां तक जा रहा है 4i कैप प्लस 3k कैप, 4j कैप प्लस 3k कैप। तो इनिशियल पोजीशन पता है, फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, बोलो कैसे सिखाया डिस्प्लेसमेंट निकालने, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस, तो फाइनल में i का वैल्यू कुछ है 0 है, इसमें माइनस करो -2i कैप, तो कितना हो जाएगा 2i कैप, कितना हो जाएगा। अगर आप लोग को माइनस करना नहीं आता हो तो लिख लिया करो, फाइनल है 4j कैप प्लस 3k कैप माइनस इनिशियल कितना है -2i कैप प्लस 5j कैप। अब तो कर लोगे ना, 4j कैप प्लस 3k कैप माइनस प्लस 2i कैप माइनस 5j कैप,
तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, आई वाला देखो एक ही है 2i कैप, जे वाला कितना है 4j कैप माइनस 5j कैप, तो माइनस j कैप हो जाएगा, और k कैप कितना है प्लस 3k कैप, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स दिया हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप, फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, क्या निकालना है वर्क, और वर्क क्या होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट F डॉट S, करिए डॉट प्रोडक्ट, i वाला को i के साथ तो 4 दूनी 8, j वाला को j के साथ तो माइनस इंटू 3 तो माइनस 3, k वाला को k के साथ तो यहाँ k तो है ही नहीं सीधा सीधा, तो 8 माइनस 3 5 जूल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया है, मैं अभी दूंगा वैसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, उसको आप लोग करके दिखाएंगे, पहले इसको नोट करिए। एक सवाल करिए आप लोग बिल्कुल ऐसा ही, तो अभी जो हम लोग सवाल किए वो कब आया था 2016 में, तो अभी जो दे रहे हैं वो सवाल आया था 2013 में, तो लिखिए सवाल 2013 में क्या आया था भाई। A uniform force of 3i cap plus j cap Newton acts on a particle of mass 2 kg. Hence the particle is displaced from 2i cap plus k cap to 4i cap plus 3j cap minus k मीटर, दोनों जगह मीटर लिखो। Find work done by the force. मेरे अगले क्वेश्चन के लिखते से पहले आप लोग सबका आंसर आना चाहिए। एक सवाल और जो कि नीट 2019 में आया था, फोर्स दिया हुआ था 20 + 10 बार, फाइंड वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम y is equals to 0 to y is equals to 1 मीटर। और अगला सवाल जो नीट 2011 में आया था, वो ऐसा था। इसीलिए जब मैं कहूं कि ये क्वेश्चन कॉपी में कराए हुए क्वेश्चन, क्लास में कराए हुए क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको इसमें कोई हर्जा वो नहीं लगना चाहिए, हल्के में नहीं लेना इस बात को। बिल्कुल सही बात है कि क्वेश्चन तो रिपीट ही होता है एक जैसा। अब देखिए 2013 में जब मैंने ये पढ़ाया होगा तो 2016 में तो रिपीट हुआ होगा वैसा ही क्वेश्चन सेम। अब देखिए 2011 में ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ देके वर्क पूछा है, किए कि नहीं किए हैं। अब देखिए यहाँ पे फोर्स वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है, वर्क पूछा है y = 0 से y = 1 में। ये सारा सवाल किए थे कि नहीं क्लास में, वर्क के लेक्चर में सारा किए थे। खैर चलिए इसका आंसर आ गया, एक यूनिफॉर्म फोर्स है 3i कैप प्लस j कैप, ये हो गया फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल एंड द पार्टिकल डिस्प्लेसेस फ्रॉम, ये है इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फाइनल माइनस
इनिशियल सॉल्व कर लीजिए 4i कैप माइनस 2i कैप, तो डायरेक्टली द 2i कैप 3j कैप, तो एक कुछ नहीं बचा, ऐसे बचेगा माइनस k कैप माइनस 2, ठीक है। अब करी डॉट प्रोडक्ट i वाला को i के साथ, तो 3 दूनी 6, j वाला को j के साथ प्लस 3, 6 3 9, k तो है ही नहीं, 9 जूल, सी ऑप्शन सही, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्या आप लोग करेंगे ये दोनों? चलिए 2 मिनट का समय है, करिए दो सवाल। देखिए ये सब सवाल जल्दी से कर ले आप। ये फोर्स दिया हुआ है F और ये किसका फंक्शन है? y का। किसका फंक्शन है? तो फोर्स कैसा है? वेरिएबल की कांस्टेंट, वेरिएबल, तो इंटीग्रेट करके वर्क निकालेंगे। और क्या फॉर्मूला होता है वर्क का? इंटीग्रेशन F dx। लेकिन dx तब लिखते थे जब x के फॉर्म में दिया होता है। क्या लिखेंगे हम लोग? F dy। क्लास में जितनी बातें बताई जाए उतनी बातों को अच्छे से सुन लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। F कितना लिखा हुआ है? 20 प्लस 10y इंटू dy। और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है? 0 से 1 तक। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं। 20 इंटू dy, तो 20 तो ऐसे रह गया, dy का इंटीग्रेशन y होता है, प्लस 10 तो ऐसे रह गया, y dy का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, पावर 1 बढ़ जाता है डिवाइड बाय 2, तो y स्क्वायर बाय 2, तो 10 से कटाए तो ये कितना हो गया? 5 भाग में। और कहां से कहां लिमिट पुट कर देना है? 0 से 1। पहले अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 5, 0 पुट कर दिया, हो गया 0, ये भी हो गया 0, तो 25 जूल आंसर। 2011 में देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ था इस तरह से, और आपसे वर्क पूछा गया है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हो तो उसका ग्राफ का एरिया जो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ होता है वही क्या देता है? वर्क। तो इतना दूर तो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? तो ये लेंथ हो गया 2 और ये लेंथ हो गया 4, तो 4 दूनी 8 जूल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये ट्रायंगल, इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इनटू बेस, 7 और 12 के बीच का हो गया 5 इनटू हाइट 2, तो ये 5 जूल। तो वर्क कितना हो जाएगा? 30। अब देखिए 2011 में ये आया था, 2005 में भी देखिए सवाल आ चुका है, और ग्राफ का नेचर भी देखिए कुछ इसी जैसा है। इसमें वर्क पूछा, तो बताइए ये एरिया कितना? ये 3 कितना हो गया? 9 जूल। और ये ट्रायंगल, इसका एरिया कितना? हाफ इनटू बेस हो गया 3 इनटू हाइट हो गया 3, 9/2 मतलब 4.5 जूल। तो वर्क कितना हो जाएगा? 13.5 जूल। एक सवाल जो बहुत अच्छा है, पहले आप इसको लिखिए और फिर इस सवाल को ट्राई कीजिए। ये सवाल बहुत अच्छा है और यह सवाल आपके पैकेज में है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैक्सिमम बुक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, और खास करके एनसीईआरटी। तो जो अगला क्लास होगा, मतलब एक दिन हम क्लास में एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पैकेज तो करेंगे ही आने वाले सवाल में, फिर एक दिन एनसीईआरटी में कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं, उसको जरूर डिस्कस करेंगे, वर्क फॉर एनर्जी में खास करके। इसको देखिए, चलिए तो हम लोग आखिरी सवाल जल्दी से कर ले। क्वेश्चन क्या है? एक बॉडी है और इसका मास कितना है? 3 kg। तो मास दिया हम लोग को 3 kg। आगे कह रहा है इज अंडर अ कांस्टेंट फोर्स, एक फोर्स लग रहा है विच कॉजेज डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल्स टू t स्क्वायर बाय 3। ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा है? वर्क डन। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपसे कोई इक्वेशन देके वर्क डन पूछे ना, तो आपको पहला चीज जो स्ट्राइक करना चाहिए मन में, वो होना चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या स्ट्राइक करना चाहिए? वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए वर्क ही तो हम लोग से पूछा है, तो बस इसके किसके बराबर होगा? चेंज इन, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ m कॉमन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब m तो पता है 3 kg, अगर v और u निकल जाए तो क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में v और u निकालना इंपॉर्टेंस रखता था, और v और u कैसे निकालेंगे? तो x दिया हुआ है t स्क्वायर बाय 3, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा।
फिर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे टी स्क्वायर को, तो 2 सामने आता है, 2t/3 ये किसका एक्सप्रेशन हो गया, वेलोसिटी का। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, नीचे 3 है इसलिए रह गया। और इसी वेलोसिटी में t का वैल्यू पुट करते जाएंगे तो इनिशियल भी मिल जाएगा और फाइनल भी। जब t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी मिलेगा जिसको हम लोग u कहते हैं। तो t का वैल्यू 0 पुट करो तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0। और जब t का वैल्यू हम लोग कितना पुट कर देंगे 2 सेकंड, तो t का वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 का कितना हो गया 4/3, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 4/3 मीटर पर सेकंड। यहां रख दीजिए हाफ इंटू m का वैल्यू कितना है 3 इंटू v स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर 16/9 माइनस u स्क्वायर, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में और 3 से 3 बार में 8/3। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अब आप लोग नीट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ये आर्काइव कोई भी एक बुक खरीद लीजिए, एमटीजी का, अरिहंत का, और उसके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। ठीक है, इसको वेलोसिटी निकल गया तो इसके आगे भी तो निकाल के वैसे भी रख सकते हैं ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू। हाँ वेलोसिटी निकल गया तो फिर आप एक्सेलरेशन निकाल दो, वैसे भी कर सकते हैं। आप इस पे एक्सेलरेशन निकाल लीजिए dv/dt, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करो तो 2/3 तो कांस्टेंट और t का डिफरेंशियल 1 होता है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर तुम फोर्स निकालना चाहते हो, फोर्स निकालिए। फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, 3 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा 2 न्यूटन। फिर आप डिस्प्लेसमेंट निकालो t का वैल्यू 2 पुट करके, तो 2^2/3 4/3। और फिर आप वर्क निकालो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क, तो 2 इंटू 4/3 कितना हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा नहीं चल जाएगा वो उतना किए आप कोई बात नहीं, मतलब कर सकते हैं ऐसे भी। ठीक, तो आर्काइव पूरा सब लोगों को अच्छे से बनाना है। नीट में आर्काइव का बहुत महत्व है, मैं बार बार कहता हूँ हर चैप्टर में, तो इसको अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।